राधे राधे सभी को। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं स्वप्ना आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आर्ट वर्ल्ड विद देबी में। आज मैं जो वीडियो लाई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसीलिए पूरा ज़रूर देखिएगा। ये आपके टीजीटी पीजीटी आर्ट या यूजीसी नेट या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें जो टॉपिक मैं लाई हूँ आप लोग के लिए वो है भारत के आधुनिक कलाकार। तो आपको शायद पता हो कि जो क्वेश्चंस आते हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आधुनिक कलाकार से ही होते हैं। मैंने मान के चलिए कि 125 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 50 या 60 क्वेश्चन वो आधुनिक कलाकार से देते हैं। ज़रूर आता है, हमेशा आता है, हर साल आता है। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पहले कलाकार हैं अवनींद्र नाथ ठाकुर, जिनके बारे में सभी जानते होंगे। बहुत ही फेमस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बंगाल शैली इन्होंने ही स्टार्ट करी थी, तो इनको बंगाल शैली का जनक कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि बंगाल शैली का जनक किसे कहते हैं, कौन है। तो इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जिसमें ईवी हैवल भी होगा। तो जनक अवनींद्र नाथ ठाकुर होंगे। ईवी हैवल ने प्रेरणा दी थी, मगर जो जनक हैं वो अवनींद्र नाथ ठाकुर हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम जान लेंगे। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 7 अगस्त में 1871 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? जोड़ा सांको प्रांत में, जो कि बंगाल में है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो थी 5 दिसंबर 1951, जिस टाइम वो 80 साल के थे। अब अगर इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो इन्होंने इतालवी कलाकार जो थे गिलहार्डी, उनसे इन्होंने क्या किया था, पेस्टल रंगों द्वारा तैल रंग का प्रभाव सीखा था। और ब्रिटिश चित्रकार थे चार्ल्स पामर, जिनसे इन्होंने यूरोपीय रेखांकन सीखा था। इनके जो चाचा थे रविंद्रनाथ जी, उनके आग्रह पर इन्होंने चंडीदास और विद्यापति की वैष्णव पदावली के आधार पर कई सारे चित्र बनाए। 1895 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, यूरोपीय शैली में ही काम किया। और 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक की अगर बात करूं तो इन्होंने क्या किया था, उस टाइम मुगल शैली के जो लघु चित्र हैं उनको अपनी प्रेरणा का आधार बनाया उन्होंने। इन पर अगर बात करें कि किन किन शैली का प्रभाव था, तो इन पर वेस्टर्न आर्ट का भी प्रभाव था, ईरानी शैली का, चाइनीज़ शैली, जापानीज़, मुगल आर्ट और अजंता स्टाइल का भी इनके अंदर, इन्होंने अपने आर्ट के अंदर इनका मिश्रण किया। और ये मिश्रण क्या कहलाया, ठाकुर शैली बनी इससे। ठीक है, अब बात करें अगर विदेशी प्रभाव की, तो जापान से इन्होंने वॉश टेक्निक ली और चीन से इन्होंने आलेखन और रेखांकन लिया। इनकी जो पहली शिक्षा हुई थी वो हुई थी कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में, जो कि किस सन में हुआ था, 1890 में। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने उप प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य के दोनों रूपों में ही इन्होंने काम किया। उप प्रधानाचार्य के पद में ये 1898 से लेकर 1905 तक रहे और प्रधानाचार्य के पद पर ये 1905 से लेकर 1915 ईस्वी तक बने रहे। इनके बड़े भाई की बात करें तो उनका नाम था गगनेंद्र नाथ ठाकुर, वो भी एक कलाकार थे, जिनको कि भारत का पहला घनवादी कलाकार कहा जाता था। किन्होंने कहा था? स्टेला क्रेमरिश ने। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले घनवादी कलाकार कौन थे? तो वो थे गगनेंद्र नाथ ठाकुर। और किन्होंने बताया इनको कि ये घनवादी कलाकार है? ये बताया स्टेला क्रेमरिश ने। याद रखिएगा, ओके। और इनके चाचा जी कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ जी। इनके पिता का नाम था गुणेंद्र नाथ। इनकी जो शिष्या थी उनका नाम था रानी चंदा। वो मुकुल डे और मनीषी डे की बहन थी। और इनकी बहन भी कलाकार थी, जिनका नाम था सुनयना देवी। वो भारत की प्रथम महिला चित्रकार थी। अब बात करते हैं अवनींद्र नाथ ठाकुर की कृतियों की।
बहुत सारी कृतियाँ हैं, कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ बता रही हूँ। जैसा पहला है ताजमहल और शाहजहाँ की मृत्यु, औरंग औरंगज़ेब का बुढ़ापा, बुद्ध और सुजाता, भारत माता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत माता चित्र इनका, ताज को निहारता शाहजहाँ, पद्मपत्र में अश्रुबिंदु, स्वतंत्रता का स्वप्न, कृष्ण लीला, रविंद्रनाथ का महाप्रयाण, तिष्य रक्षिता, महापुराण, सांध्यदीप, बुद्ध जन्म, गणेश जननी, उमर खयाम, अलिफ लैला, धर्म केतु की झोपड़ी में अभय देवी। तो इस तरह आपने देखा कि अवनींद्रनाथ ठाकुर जो थे, उनकी फैमिली जो थी वो कलाकार परिवार थी। वो वहाँ पे उनके परिवार में सभी कलाकार थे। कोई साहित्य से जुड़ा है, कोई संगीत से, काव्य से, चित्रकला एवं नाटक कला, सभी चीज़ों से उनके परिवार वाले जुड़े हुए थे। जब अवनींद्रनाथ बापू जो थे वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे थे, तो उन्होंने चित्रकला के साथ साथ क्या किया, जो अनुपयोगी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल किया। जैसे मुखौटे बनाने में या काटुम कुटुम शैली में खिलौने बनाए। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि काटुम कुट्टम शैली में किसने काम किया। तो क्या इसका आंसर क्या होगा, अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो वृद्धावस्था में उन्होंने ये सब प्रयोग भी किए, जिनमें पेड़ों की शाखाएं हैं या पत्तियां हैं, अन्य प्राकृतिक उपादान जैसे वृक्ष की जड़ें हैं या सूखे बीज हैं, इन सब का उपयोग उन्होंने किया। इन लोगों की शिष्य परंपरा बहुत ही समृद्ध मानी जाती थी और इनके प्रमुख शिष्यों में असित कुमार हालदार हुए, देवी प्रसाद राय चौधरी हैं या चुगताई हैं, नंदलाल बोस हैं, चित्रनाथ मजूमदार और शारदा चरण उकील भी थे। अगले जो कलाकार हैं वो है श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी। इनके बारे में कौन नहीं जानता, ये तो विश्वविख्यात हैं। इतने अच्छे साहित्यकार, कवि और चित्रकार भी। मगर चित्रकारी में इनका रुझान बुढ़ापे में जाकर हुआ। अगर इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1861 में और जो उनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1941 में। इनका जन्म भी जोड़ा साको कोलकाता में हुआ था। जैसे कि मैं बता रही थी कि बुढ़ापे में जाकर इनकी चित्रकला की ओर जो है रुझान वो बढ़ा। ये कला सर्जक और विश्व कवि सृजन शक्ति वास्तव में इनकी जो थी अजेय थी, अपरिमेय थी, जो कि बहुत विलक्षण थी। चित्रकला के क्षेत्र में वो ये मानते थे कि मात्र रंग व रेखाएं ही कोई संदेश नहीं देती, बल्कि उनमें एक ध्वनि या लय भी होती है, जिनका उद्देश्य क्या होता है, कलाकार की कल्पना और संवेदना का जो समग्र विकास, एक साथ जो विकास होता है वो करना होता है। ये इनके विचार में, रविन्द्रनाथ जी के विचार में था। अब ये बात करें अगर उनके बारे में, वो अपने बारे में क्या कहते थे कि उनका ये कहना था कि अब तक मैं अपनी भावनाओं को साहित्य और संगीत में ही व्यक्त कर रहा हूँ, पर मेरी जो आत्मविभक्ति है उनके तरीके अपूर्ण रहे, अतः भाव प्रकटीकरण के लिए चित्रित रेखाओं का सहारा ले रहा हूँ। अपनी शाश्वत पिपासा की व्याख्या में उन्होंने ऐसा कहा। तो शरीर के प्यास के अलावा भी वो कहते हैं कि एक और भी प्यास मनुष्य को लगती है। इस महाकवि ने अपनी सतरंगी तुलिका के वैभव से बहुत सारे चित्र बनाए। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने बाल्यकाल में किसी तरह का भी चित्रण का कोई भी तकनीक उन्होंने नहीं प्राप्त किया था, बल्कि उन्होंने सिर्फ अपनी जो अनुभूतियों के आधार पर ही रेखाओं में उभार कर अपने मन को बहलाते थे। उन्होंने सैकड़ों चित्रांकन एवं रेखांकन किए और उनकी क्या थी, अपनी ही एक व्यापक भावधारा थी। उससे पुष्ट होकर जो भी रेखाएं उभरी या जो चित्र बनी, तो इन चित्रों का क्या था, ना ही कोई रूप विधान था, ना कोई नियम था और ना ही कोई ऐसा लाक्षणिक आधार था जिसके आधार पे उन्होंने चित्र बनाया। 67 साल तक, मतलब 67 साल के जब वो हो गए थे, तो
तो तब तक भी उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में कोई भी ऐसा प्रयत्न नहीं किया था, मगर तब तक वे विश्वविख्यात कवि ज़रूर बन चुके थे। रविंद्रनाथ जी वो जो थे रविन्द्रनाथ जी, उन्होंने कोई भी ऐसा मतलब परंपरावादी या यथार्थवादी चित्रकला के आधार पर उन्होंने चित्रकारी नहीं की, बल्कि उन्होंने क्या किया, आधुनिक शैली को अपनाया और जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, समन्वयात्मक शैली कहा। इनकी कला को चाइल्ड आर्ट भी कहा गया। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने ये कहा कि नॉट चाइल्डिश बट चाइल्ड लाइक, ये बताया गया इनकी कला को। प्रदर्शनियों की बात की जाए तो 1930 में इनकी प्रदर्शनी लगी पेरिस की गैलरी में, पिगाल में हुई, और उसके बाद लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क और मॉस्को में भी इनकी प्रदर्शनियां लगी। 1932 ईस्वी में इनके चित्रों की जो प्रदर्शनी है वो कोलकाता में हुई। 1946 की बात करें तो यूनेस्को द्वारा आयोजित जो एक अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी का आयोजन था, उसमें उनके 4 चित्र को सम्मिलित किया गया। ठाकुर जी की जो विशेषता थी वो थी नारी चित्रण। रविन्द्रनाथ जी के जो सौंदर्य उपासक व श्रृंगार वृत्ति के कलाकार थे, तो उनके चित्रों का इसलिए प्रमुख विषय क्या रहा, नारी ही रहा, विशेष रूप से भारतीय नारी। रविंद्र बाबू ने सभी प्रकार के रंगों का प्रयोग किया था, किंतु द्रव्य मिश्रित जो रंग है उनको ज़्यादा पसंद करते थे, या स्याही का भी इन्होंने प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया। रंग ना मिलने पर क्या करते थे, वो फूलों की पंखुड़ियों को दबाकर उससे रंग का काम लेते थे। इनके प्रमुख चित्रों में विचित्र जंतु, आत्मनिरीक्षण, कूदता हुआ हिरण, दृश्य चित्र, पक्षी, मशीन मैन, चिड़िया, पक्षी युगल आदि प्रसिद्ध हैं। इनके प्रसिद्ध चित्रों में थके हुए यात्री, माँ व बच्चा और सफ़ेद धागे भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इस तरह हम देखते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी को आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार माना गया। रविन्द्रनाथ जी एक बहुत ही समर्थ साहित्यकार और संगीतकार थे, और साथ ही साथ वे कुशल चित्रकार भी रहे। अगले जो हमारे कलाकार हैं उनका नाम है गगनेंद्र नाथ ठाकुर। बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जैसे कि सभी जानते हैं कि अवनींद्र नाथ ठाकुर के ये बड़े भाई थे, ये भी ठाकुर परिवार से थे। तो इन्होंने भी इसीलिए बचपन से ही अपने घर में प्रख्यात लेखक, दार्शनिक, नाटककार, अभिनेता, संगीतज्ञ, चित्रकार, इन सभी को देखा। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1867 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1938 में। जो गगनेंद्र नाथ जी थे वो कोई पेशेवर चित्रकार नहीं थे, और उन्होंने किसी भी कला विद्यालय से कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। इसलिए उनकी जो चित्रकला होती थी वो स्वांतः सुखाय होती थी, जो उनको अच्छी लगती थी, खुद खुद को अच्छा लगने के लिए वो चित्रकारी करते थे। इसलिए वो बिना किसी पूर्व निश्चित धारणाओं या नियंत्रण के चित्रकारी करते थे। इन्होंने अपनी चित्रकारी कब प्रारंभ करी, जब वे 38 वर्ष के हो गए। तो बाल्यकाल से ही इनको अपने परिवार में, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही बुद्धिजीवी पुरुषों को उन्होंने देखा, तो उनका इन पर प्रभाव भी पड़ा। प्रारंभ में क्या हुआ कि इनके घर में 2 जापानी चित्रकार, ताइकान और हिसंदा आए थे टैगोर परिवार में। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर और गगनेंद्र ठाकुर दोनों ने ही इनसे तकनीकी विधियों में बहुत अधिक रुचि दिखाई, और इनके द्वारा जो भी प्राकृतिक दृश्य होते थे उनमें आपको जापानी प्रभाव ज़रूर दिखेगा। गगनेंद्र नाथ जो कलाकार है, इनसे 2 क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं हमेशा। एक तो ये कि भारत का पहला घनवादी कलाकार कौन था, तो क्या होगा, गगनेंद्र नाथ ठाकुर। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछा जाता है कि व्यंग्यात्मक चित्रकार कौन था, तो उसमें भी किनका नाम आएगा, गगनेंद्र नाथ ठाकुर का ही। वो व्यंग्यात्मक चित्र भी बनाते थे। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और प्रश्न बनता है
कि इनको घनवादी कलाकार किसने बताया, तो इनको घनवादी कलाकार कहा स्टेला क्रेमरिश ने। इनका जो चित्रण का कार्य था, तो हम इनके संपूर्ण कार्य को 5 भागों में बांट सकते हैं। जो उसमें पहला भाग है, जो प्रथम भाग है, तो आरंभिक में उन्होंने क्या किया, कैसी कृतियाँ बनाई, तो उनकी कृतियों में परियों की कहानी या रोमांटिक पृष्ठभूमि में बने प्रेम संबंधी विषय ही दिखते थे। जैसा कि एग्जाम्पल मान लें अर्जुन और चित्रांगदा। दूसरे भाग की जो चित्रकारी हुई है वो 1916 से 18 के बीच हुई है, और जिनमें उनकी जो रेखा चित्र हैं वो काले सफ़ेद रंग में दिखते हैं, और छवि चित्र हैं और व्यंग्य चित्र। जैसे कि मैंने कहा कि व्यंग्यात्मक चित्रकार भी थे, तो द्वितीय भाग में इनके व्यंग्य चित्र आते हैं। तो इनके द्वारा इन्होंने व्यंग्य चित्र उस समय की जो सामाजिक समस्याएं हैं या तत्कालीन जो शिक्षण पद्धति और राजनीतिक परिस्थितियां जो थीं उन पर आधारित इन्होंने व्यंग्यात्मक चित्र बनाए। अब तृतीय भाग की बात करें तो तीसरे भाग में क्या था कि तीसरे भाग में ये प्रकृति से बहुत प्रेरित होकर इन्होंने चित्रकारी करी। तो उनके प्राकृतिक चित्र बहुत ही स्वाभाविक होते थे। उसमें वातावरण और मौसम जो है वो मुख्य रूप से दर्शाया जाता था। जैसे रात्रि में दुर्गा पूजा का जुलूस है, या शिक्षक वर्षा में घर को। निषाद दृश्यों के चित्रण में भी उन्होंने बहुत अच्छी मतलब चित्रकारी करी, जिसमें कि जापानी चित्रकारों को भी वो मात दे देते थे। जैसे आधी रात में गुजरते जुलूस, या आनंद और मौज भरे उत्सव, मंदिर और धर्म स्थलों में उमड़ती भीड़ आदि। चौथे भाग में हम उनके अमूर्त चित्रों को ले सकते हैं, जो कि बहुत ही रहस्यमय प्रकार से युक्त चित्रित है। उनके इन अर्ध अमूर्त चित्रों में जैसे स्थापत्य कला, मकान का भीतरी भाग, रात्रि में शहर नामक कृति बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अंधकार में भूरे और काले रंग का प्रयोग किया इन्होंने, जो कि चित्र को और भी रहस्यमयी बना देती है। गगनेन्द्र नाथ ने सैरों के अंकन और उनमें रेखाएं सघन रूप से दर्शाई गई हैं। जो गगनेन्द्र नाथ जी थे वो पोर्ट्रेट अंकन में भी बहुत ही सिद्ध हस्त थे। उन्होंने काफ़ी संख्या में पोर्ट्रेट बनाए, जिसमें उन्होंने खुद का भी पोर्ट्रेट बनाया। पंचम भाग की बात करें तो उसमें इन्होंने घनवादी चित्रों को लिया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भारत के पहले घनवादी चित्रकार थे, जिसमें उन्होंने घनवादी चित्रों में प्रयोग किए। ठीक है, तो स्टेला कम्युनिस्ट ने गगनेन्द्र नाथ के चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से की। अगले हमारे कलाकार हैं श्री नंदलाल बसु जी, और इनसे संबंधित टीजीटी पीजीटी कहिए, यूजीसी नेट कहिए, कोई भी आर्ट का एग्ज़ाम है उसमें इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं। और जो नंदलाल बसु थे वो अवनींद्र नाथ जी के बहुत ही प्रमुख शिष्यों में से एक थे, और इनको सभी मास्टर मोशाई के नाम से प्रसिद्ध थे। मतलब सब उनको, इनके जो विद्यार्थी थे, इनको क्या कह के बुलाते थे, मास्टर मोशाई। तो ये प्रश्न भी आता है, ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि मास्टर मोशाई किसे कहा जाता है। तो 4 आपको नाम दे देंगे बंगाल शैली से, तो उनमें आपको चूज़ करना है, क्योंकि वो नंदलाल बसु ही हैं जिनको मास्टर मोशाई के नाम से बुलाया जाता था। इनके अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म सन 1882 में बिहार के खड़गपुर ज़िले में हुआ था। उनके पिता का नाम था पूर्णचंद्र बसु, जो कि बिहार में खड़गपुर ज़िले में स्थापत्य शिल्पी थे, और उनकी माँ सुरुचि क्षेत्रमणि संपन्ना थी। तो इनकी बचपन से ही कला के प्रति बहुत ही रुचि थी। संभवतः यह गुण उन्होंने अपने माता पिता से ही ग्रहण किए, क्योंकि वो भी कला में पारंगत थे। तो जब ये 8 वर्ष के हुए तो इनकी माँ का देहांत हो गया, और 16 वर्ष में इन्होंने माध्यमिक शिक्षा पूर्ण की और वे कोलकाता आ गए। वहाँ पर उन्होंने जनरल असेंबली कॉलेज में एडमिशन लिया, किंतु उनमें समाहित कला रुचियों ने उन्हें चित्रांकन हेतु प्रेरित किया। वे कॉलेज के बहुत ही कसे हुए वातावरण से शीघ्र ही ऊब गए। जब ये 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया। इस समय क्या हुआ, ईवी हैवेल आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे, और अवनींद्र नाथ जो थे वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल थे।
नंदलाल आर्ट स्कूल में प्रवेश के लिए सिफारिश प्रमाण पत्र के साथ साथ अपनी तुलिका द्वारा निर्मित महाश्वेता का चित्र भी लाए थे। तो हैवेल ने उनका चित्र देखते ही उनमें जो फ्यूचर आर्टिस्ट था उनके गुण देखे और उन्हें तुरंत क्या किया, एडमिशन दे दिया। कम उम्र में उन्होंने सती और नौका विहार जैसा बहुत ही प्रसिद्ध चित्र बनाया और उन्होंने माइकल एंजिलो और रैफेल के चित्रों की प्रतिकृतियां भी बनाई। ये जो हैं ये राजा रवि वर्मा के चित्रों से भी बहुत प्रभावित हुए थे। 1917 में जब इन्होंने अवनींद्रनाथ ठाकुर जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर ली तो उसके बाद कोलकाता में गुरु रविंद्रनाथ द्वारा स्थापित जो विचित्रा नामक कला शिल्प केंद्र था और ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स, इनमें इन्होंने प्रिंसिपल नियुक्त किया गया और अपनी संस्था गीतांजलि आदि रचनाओं के लिए भी इन्होंने चित्र बनाए। सन 1922 की बात करें तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की नौकरी इन्होंने गुरुदेव जो थे, रविन्द्रनाथ गुरुदेव थे, उन्होंने छुड़वा दी। ठीक है, और विश्व भारती कला भवन का इनको क्या बनाया, अध्यक्ष बना दिया। तो ध्यान रखिएगा कि 1922 में जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो नौकरी थी गुरुदेव के कहने पे उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने विश्व भारती कला भवन का उनको क्या बना दिया, अध्यक्ष बनाकर शांति निकेतन ले गए और यहाँ कला भवन के अध्यक्ष के रूप में ही इनकी नियुक्ति मिली। 1924 की बात करें तो इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनके साथ वर्मा, मलाया, चीन और जापान की यात्राएं की और 4 महीने तक उन देशों की जो भी चित्रण पद्धति थी उनका उन्होंने गहन अध्ययन किया। कला भवन में रहकर उन्होंने आसपास के जो गांव थे उनके चित्र बनाए, जिनमें कि संथाल स्त्री पुरुष हैं या कन्याएं हैं, ये सब जो है प्रमुख थी। और इन्होंने जब ये 74 वर्ष की आयु तक इन्होंने शांति निकेतन में ही रहे और साथ ही यहाँ पर क्या किया, उन्होंने मंच सज्जा और सजावट में भी अपना सहयोग देते रहे। इनके चित्रांकन माध्यम की अगर बात करें तो इन्होंने टेम्परा, वॉश, जल रंग, पेंसिल, स्याही या रंगीन पेन है, लिनोकट, ड्राई पॉइंट और माउंट बोर्ड पर टेम्परा आदि अनेक पद्धतियों से लगभग 10,000 से भी अधिक चित्रों का इन्होंने निर्माण किया। पेंसिल रंगों एवं ब्रश द्वारा इन्होंने क्या किया, अनेक कार्डों पर चित्र किए, मतलब तैयार किए, जिन्हें वे मित्रों या छात्रों और शिक्षकों को भेजा करते थे। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कार्य किए। इनके प्रमुख चित्रों में 1907 में जो बनी थी सती, सन 1908 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो प्रथम प्रदर्शनी है उसमें बनाए 2 चित्र, चिता पर चढ़ती हुई सती और सती का देह त्याग, ये प्रदर्शित हुआ। तो इसी वर्ष उत्तरी और दक्षिण भारत का भ्रमण भी किया और कर्ण का सूर्य पूजन चित्र बनाया। फिर 1909 की बात करें तो चैनिका काव्य संग्रह के लिए उन्होंने चित्र बनाए। सती, गांधारी, भीष्म प्रतिज्ञा, सावित्री और यम, नौका विहार। सन 1910 में इन्होंने पद्मिनी और भीम सिंह बनाया, एकलव्य और अहिल्यावदा चित्र बनाए। 1911 में धनुर्विद्या सिखाते हुए द्रोण। इनका एक चित्र बहुत फेमस है, शिव का विषपान, जो कि 1912 में बना। इस तरह इनकी एक्चुअली चित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे बहुत कंफ्यूजन होगा। मैं आपको ये मेंशन लिख कर दे दूँगी, आप उसमें से ज़रूर याद कर लीजिएगा। बहुत सारे इन्होंने चित्र बनाए। नंदलाल बसु जी जो थे वो गांधी जी से बहुत ही प्रभावित थे, तो उनकी जो चित्रकारी के साथ साथ उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर अपने हाथ में तिरंगा भी उठाया और वो बापू की तरह स्वयं चरखा भी चलाते थे। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन और उसके बाद 1930 में हुई नमक आंदोलन में भी भाग लिया। इसी टाइम उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र बनाया, वो था दंडी कूच, जो कि उनके श्रेष्ठ चित्रों में गिना जाता है। बसु जी ने लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी आयोजित की और फिर से 1937 में इन्होंने फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन के लिए मंच व तोरण की सज्जा की। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 37 से 38 के बीच में जो हरिपुरा पोस्टर उन्होंने बनाए, तो हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल की साज सज्जा किसने की,
किसने योगदान दिया? ये प्रश्न कई बार आ चुका है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या आंसर होगा? नंदलाल बसु, उन्होंने ही किया था। अच्छा, इसमें ये भी पूछा जाता है कि सब्जेक्ट क्या था? तो किसान जीवन का चित्रण उन्होंने किया। ठीक है, पल्ली अधिवेशन में क्या किया? किसान जीवन का चित्रण किया। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नंदलाल बसु जी ने भित्ति चित्रण का निर्माण भी किया, जिसका उदाहरण आपको कला भवन, शांति निकेतन और बड़ौदा के जो कीर्ति मंदिर है उसमें दिखता है। और इनके भित्ति चित्रों में जो है ना, अजंता का प्रभाव दिखाई देता है। 1921 की बात करें तो उन्होंने बाघ गुफाओं की चित्रों की अनुकृति तैयार की। यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बाघ गुफाओं की जो चित्रकारी है, मतलब चित्रों की जो अनुकृति है, वो किसने तैयार करी थी? तो जो बाघ के चित्रों की अनुकृति तैयार करी थी, तो इसमें और भी कौन के सहायक थे? असित कुमार हलदार। तो ये ऐसा प्रश्न बन सकता है कि आपको ऑप्शन में 2-3 कलाकारों का समूह दे दे, तो जिसमें मेंशन होगा कि नंदलाल बोस और साथ में असित कुमार हलदार भी, तो वो आंसर आपका करेक्ट होगा। और अगर सिर्फ नंदलाल बोस है वो भी करेक्ट होगा, या सिर्फ असित कुमार हलदार है तो वो भी करेक्ट होगा, अगर नंदलाल बोस इसमें ऑप्शन में नहीं होता है। राइट। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है जो उन्होंने किया। 1939 में जो बड़ौदा के महाराज थे, उन्होंने कीर्ति मंदिर की साज सज्जा के लिए इनको बुलाया और इन्होंने गंगा अवतरण चित्र की रचना की। अच्छा, अब बात करें अगर इनकी लेखनी की, तो इन्होंने चित्रकारी के साथ साथ लेखन का काम भी किया, जिनमें शिल्प कला रूपावली और शिल्प कथा या चर्चा उनकी मुख्य रचनाएं हैं। इन्होंने सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा से प्रभावित होकर भी उस पर लेख लिखे और डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के साथ मिलकर इन्होंने मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट ग्रंथ को लिखा और उसकी सज्जा भी की। बसु को दिए गए पुरस्कारों की अगर बात करें तो 1950 में इनको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से विभूषित किया। 1952 ईस्वी में विश्व भारती ने शैक्षिक जगत के सर्वोच्च सम्मान देशिकोत्रम से उन्हें विभूषित किया और सन 1953 में शांति निकेतन के आश्रमिक संघ ने उनके सम्मान में अर्धदान उत्सव का आयोजन किया। 1954 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1956 की बात करें तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अधिसदस्य के रूप में इनको चुना गया। 1957 में कोलकाता विश्वविद्यालय ने बसु को डीलिट की उपाधि से भी सम्मानित किया। 1958 में इनको रजत जयंती पदक प्रदान किया गया और 1963 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट उपाधि प्रदान करी। 1965 की बात करें तो एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने इन्हें रविंद्र शताब्दी पदक प्रदान किया। ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स के द्वारा इनको 500 रुपये का इनाम मिला और इस इनाम की जो राशि थी उससे क्या किया, उन्होंने उत्तरी भारत मतलब बनारस, मथुरा, वृंदावन, इन जगहों में इन्होंने भ्रमण किया और वहाँ की स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का जो इन्होंने अध्ययन किया। ये पहले भारतीय चित्रकार थे जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई। यहाँ से भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि भारत में वो कौन से पहले चित्रकार थे जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी। तो इस तरह हमने देखा कि नंदलाल बसु जो हैं वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। बहुत ही अलग अलग तरह के उन्होंने कार्य करे, सिर्फ चित्रकारी ही नहीं, उन्होंने उस टाइम स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने सहयोग दिया, साथ ही साथ भित्ति चित्र भी बनाए, लेखनी का भी कार्य किया। तो ये बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार थे।